बच्चों, वेलकम टू अपनी पाठशाला, मस्ती की पाठशाला, जहाँ पे होगी थोड़ी सी मस्ती और बहुत सारे पढ़ाई। तो मैं दीपक सर इज प्रोमिस्ड आपके लिए लेकर आया हूँ जेई मेंस 2021 फरवरी 24 का सेकेंड शिफ्ट का फिजिक्स पेपर, जिसका आज हम करेंगे कंप्लीट एनालिसिस एंड डिस्कशन। तो जैसे कि मैंने शिफ्ट 1 वाले पेपर में किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेंगे कि हमारे इस पेपर में कैसे टाइप के जनरली पेपर्स आए थे। इस पेपर में अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमारा जो पेपर था वो मॉडरेट ही आया था। द पेपर हियर वाज आल्सो मॉडरेट, जिसमें आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो क्लासरूम से ही आए हुए थे, क्लासरूम में कराए जाने वाले क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो डेफिनेटली आपके क्लास में ये सारे क्वेश्चन करवाए गए होंगे। तो लेट अस सी कि क्या क्वेश्चन आए थे और उनके सॉल्यूशन क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट के। पहला सवाल, तो पहला सवाल जो है ये आया है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम क्लास 12, दिस इज फ्रॉम क्लास 12 एंड इट इज द चैप्टर सिंपल सेमीकंडक्टर्स। दिस इज फ्रॉम द चैप्टर सेमीकंडक्टर्स। आप देख रहे होंगे सेमीकंडक्टर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, इसका मतलब है कि चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूं। और एक्चुअली में ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्टली आया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन क्या आया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए जीनो डायोड। जीनो डायोड अगर आपको याद हो तो जेनर डायोड को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ट्राइंगल बना देते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। और ये जीनर डायोड को हम लोग हेवीली डोप करते हैं। अगर आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे तो दीज आर हेवीली डोप्ड। तो हेवीली डोप करने के कारण इनका जो डिप्लीशन रीजन होता है वो बहुत थिन होता है। ऑलराइट, दिस इज हेवीली डोप्ड एंड इनका डिप्लीशन रीजन थिन होता है, इसीलिए इनका ब्रेकडाउन वोल्टेज बहुत कम होता है, जिसके कारण हम इनको आफ्टर ब्रेकडाउन यूज करते हैं। तो हेवीली डोप्ड होते हैं, पहली बात मेमोरी बेस्ड है। दूसरा चीज है कि इनका थीन डिप्लेशन लेयर होता है, थीन डिप्लीशन लेयर, राइट, थीन डिप्लीशन लेयर। सो आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा इसमें, हेवीली डोप्ड एंड डिप्लीशन लेयर थिकनेस इज लेस। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन है क्लास 11 का सेंट्रोमास चैप्टर से, है ना। द चैप्टर इज क्लास 11 एंड सेंट्रोमास, है ना। सेंट्रोमास का कैविटी प्रॉब्लम से, बेसिकली कैविटी प्रॉब्लम से आता है। ये डेफिनेटली आपको क्लास में सिखाया गया होगा कैविटी प्रॉब्लम्स हम कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं हम लोग कैविटी प्रॉब्लम ना, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा जो सर्कल है उसका रेडियस है ए, उसमें से a/2 रेडियस का एक डिस्क निकाल के रखा गया। इसका मतलब मेरा जो अभी का टोटल एरिया है, अभी जो एरिया में है, वेयर मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, वेयर एम इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जितने एरिया में मास है उसका एरिया कितना हो जाएगा, बड़ा वाले का एरिया हो जाएगा πa² माइनस छोटे वाले का हो जाएगा πa/2 का होल स्क्वायर, दैट इज a²/4। सो इट विल कम आउट टू बी 3πa²/4। देयरफॉर जो सिग्मा हो जाएगा वो सिग्मा क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा हमारा टोटल मास बाई एरिया, दैट इज 3πa²/4, दैट इज इक्वल्स टू 4m/3πa²। ये आ गया सिग्मा। अब याद करें तो हम लोग क्या करते हैं ना, सॉलिड वाला पार्ट के लिए जितने में मास है बड़ा वाला, विदाउट कैविटी उसको लेते हैं, विदाउट कैविटी, विदाउट कैविटी उसको हम लोग ले लेते हैं प्लस सिग्मा, और कैविटी का क्या ले लेते हैं हम लोग, माइनस सिग्मा। मतलब सोच लेते हैं कि ये पूरा जो होगा ये बड़ा वाला, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक डिवाइड कर देंगे ये वाला पार्ट से, राइट, और एक डिवाइड कर देंगे छोटा वाला पार्ट से। ये विदाउट कैविटी है, कैविटी नहीं होके, और ये सिर्फ कैविटी का है। इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है a/2। अगर मैं ओरिजिन को सेंटर मानूं, इफ ओरिजिन जो है, ओरिजिन एट सेंटर, बड़ा का सेंटर पे ओरिजिन मानूं, अच्छा यहाँ पे ओरिजिन दिया, ओके फाइन, सॉरी, ये ओरिजिन ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसको ओरिजिन मानने की जरूरत नहीं।
अगर ये ओरिजिन हो गया तो ये बड़ा वाला का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना दूरी पर है, a डिस्टेंस पर है। तो इसका जो x1 मान लेते हैं, इसका x1 आ जाएगा a, और इसका जो सेंटर ऑफ मास है कैविटी का वो ओरिजिन से कितना दूर पे है, a और a/2, मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास है x2 वो है 3a/2 पे। अब इसका हम प्लस सिग्मा माने, इसका माइनस सिग्मा माने, देयरफॉर xCOM इक्वल्स टू सिग्मा 1। इसका जो मास आएगा m1 वो क्या आएगा, प्लस सिग्मा। प्लस सिग्मा मतलब 4m/3πa² इंटू πa²। πa² कैंसल, ये आ गया 4m/3। उसी तरह इसका अगर मास निकालू कैविटी का m2 तो वो आएगा माइनस सिग्मा इंटू πa²/4, दैट इज इक्वल्स टू 4 कैंसल, इट विल बी m/3 बट माइनस। तो एक सेंटर ऑफ मास विल बी m1x1 प्लस m2x2 बाई m1 प्लस m2। m1x1 एंड m2x2 आप देख सकते हो, m1 इज 4m/3 इंटू x1, मतलब इसका कितना है a प्लस माइनस m/3 इंटू 3a/2 होल डिवाइडेड बाई टोटल मास इज m। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4m इंटू a, ये हो जाएगा माइनस 3 कैंसल ma/2, सो 4ma और mm भी कैंसल हो जाएगा, mm। तो ऊपर आ गया 4a/3 माइनस a/2 दैट इज इक्वल्स टू 6, है ना, 6, और इसको 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 - 3 दैट इज 5a/6। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 5a/6। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो कि आपको जनरली क्लास में करवाए जाते हैं, है ना, तो ये डेफिनेटली आपके क्लास में कॉपी में करवाया गया होगा, आप जरूर इस बात को ध्यान में दीजिए। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन 1 डायमेंशनल काइनेमेटिक्स क्लास 11, 1D या 2D आप बोल सकते हो, काइनेमेटिक्स बेसिकली, है ना, काइनेमेटिक्स से आया है, जिसमें हम लोग सिंपल रिलेशंस यूज करते हैं। क्या बोल रहा है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन विथ ए वेलोसिटी v0 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है, इसको यहाँ पे वेलोसिटी दे दिया गया कितना v0, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स वो लग रहा है -α(x²), दैट मीन्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना। माइनस का मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इसका रिटार्डिशन प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, रिटार्डिशन प्रोड्यूस होगा, है ना। कितना प्रोड्यूस होगा रिटार्डिशन ना, f/m दैट इज -α(x²), है ना, बाई m। तो दिस इज -α(x²/m इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, v इंटू dv/dx दैट इज -α(x²/m। तो इधर रख देता हूं v dv, इधर हो जाएगा -α(x²/m dx, इंटीग्रेशन। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी है 0 और मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगा, तो फॉर मैक्सिमम डिस्टेंस हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या लेते हैं हम हमेशा, 0। याद रखें, कभी भी अगर आपको प्रोजेक्टाइल पूछ लिया, कोई भी 2 डायमेंशनल मोशन पूछ रहा है और उसमें अगर आपको बोल रहा है कि आप फाइंड करो कि ये मैक्सिमम कितना डिस्टेंस जाएगा, मतलब जहां पे जाके ये रुक जाएगा, तो v0 से स्पीड हो जाएगा 0, और इधर स्टार्ट किया था ओरिजिन से, मान लेते हैं x तक जाएगा। तो इस साइड को सॉल्व करो तो इधर आ जाएगा v0² और इस साइड आ जाएगा इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा α/m, ये माइनस में आएगा एक्चुअली, माइनस, इधर भी -α/m x³/3। तो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से हमारा 3mv02 अल्फा, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर x इक्वल्स टू 3mv02 अल्फा, लेकिन इधर x³ था इसीलिए इसका पावर कितना हो जाएगा इधर आके 1/3। सो द करेक्ट आंसर इज 3mv02 अल्फा पावर 1/3, दैट इज ऑप्शन 1। द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, 3mv02 अल्फा पावर 1/3। गॉट इट। हमेशा ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए तो मैक्सिमम डिस्टेंस वहां पे होगा जहां पे वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसीलिए वेलोसिटी का इक्वेशन लिख के मैंने वेलोसिटी को 0 कर दिया।
क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉजिक गेट्स का, है ना, लॉजिक गेट्स का है। अच्छा, लॉजिक गेट्स का मैंने आपको कुछ बात बतानी है। लॉजिक गेट्स, है ना, देखते हैं ये कौन सा गेट है, ये कौन सा गेट है, ये है और गेट, है ना। हम देखते हैं कैसा दिया हुआ है ना, यहाँ पे एक नॉट लगा हुआ है ऐसे ऐसे, और यहाँ से सीधा गया है, और यहाँ पे ऐसा एक गेट लगा हुआ है, फिर यहाँ से सीधा गया है, फिर ऐसे नॉट लगा हुआ है, फिर ये नॉट गेट होता है ना, नॉट, ये भी नॉट, और ये और, है ना, ये क्या होता है और, मतलब इधर अगर मैं ए दिया तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बार, है ना, और इधर दिया बी तो इधर में आएगा बी, और ए बार बी बार मिलके यहां से जो निकलेगा दैट इज ए बार प्लस बी, और इधर से निकलेगा ए बार प्लस बी का होल बार। मेरी बात समझ में आ रहा है? ऐसे निकलेगा कुछ, दिस इज द आउटपुट, दिस इज द आउटपुट, है ना। ए, और इसको और सॉल्व कर देंगे तो क्या आएगा ए बार का बार इंटू बी, ए बार उसका बार इंटू बी का बार, तो ए बार का बार क्या आ जाएगा ए इंटू बी बार, है ना। ये ऑपरेशन है हमारा, जो कि ये हमारा आउटपुट आ रहा है। तो अभी हमें ऑप्शन में चेक करना है कि किसका आउटपुट सेम आएगा, है ना। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। इसमें क्या होगा, देखो इसमें अगर मैं ए दिया तो इधर हो जाएगा ए बार और इधर हो जाएगा बी, लेकिन इधर बाहर आके ये लोग हो जाएंगे ए बार इंटू बी, ये तो मेरा आउटपुट नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इधर आते हैं टू में इधर ए दिया तो इधर हो जाएगा ए बार, इधर बी दिया है बी, ए और बी को मैंने इससे पास करा है, सो और वो भी नॉट से डायरेक्टली, सो दिस इज बेसिकली ए बार इंटू बी का होल बार, दैट इज गोइंग टू बी ए प्लस बी बार, पर ये तो मेरा आउटपुट नहीं है तो ऑप्शन 2 भी नहीं होगा। तीसरे का देखते हैं। तीसरे का ए दिया मैंने तो इधर आ जाएगा मेरा, कहाँ गया, हाँ इधर आ जाएगा मेरा ए, नीचे दिया तो नीचे आ जाएगा बी बार, और ए और बी बार अगर इससे पास करेंगे, ए और बी बार अगर इससे पास करेंगे तो इधर से में क्या आएगा ए बार इंटू बी, ए बार इंटू बी, और यही जो है सॉरी ए इंटू बी बार, ए इंटू बी बार, और यही मेरा आउटपुट है। तो देयरफॉर ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। सो देयरफॉर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्या दिया है ऑप्शन 3, फिर से बता देता हूँ। इधर ऐसे दिया है, इधर ऐसे दिया है, और ये दोनों को कहाँ से पास करा है, एक ऐसा वाला गेट से, है ना। तो ये हो गया ए, ये 3 वाला ऑप्शन, ये हो गया बी, बी इधर से जाके बी बार, ये आके इधर ए, तो बाहर निकलेगा ए इंटू बी बार। तो दिस इज द करेक्ट आउटपुट फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम लोग लॉजिक गेट्स के लिए हमें सारे ऑपरेशंस याद रहने चाहिए, तभी जाके हम लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन जो है वो चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, लाइक दिस तरह। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन ना, वेट एट पोल इज 49 न्यूटन, देन वेट एट इक्वेटर। मैं आपको एक सिंपल सा बात बताता हूं ना, इफेक्ट ऑन वेट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। अगर अर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है ओमेगा से, तो ये हो गया हमारे पोल और ये हो गया हमारा इक्वेटर। ध्यान से समझे, पोल पर जो नीचे डायरेक्टली लग रहा होगा दैट इज mg, बिकॉज यहां पे कोई सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होगा, एक्सिस के ऊपर ही है। लेकिन यहां पे इधर लग रहा होगा mg और बाहर लग रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर r, है ना। देयरफॉर एट पोल weight equals to mg, but at equator weight equals to mg minus m omega square r, where r is the radius of earth, right। इसका मतलब this is definitely less than mg, this is definitely less than mg। तो less than mg मतलब 49, mg कितना दिया है 49, मतलब मेरा इक्वेटर में जो भी वेट आएगा वो लेस देन क्या आना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन 49। और ऑप्शन में देखोगे आप तो एक ही ऑप्शन है जो कि 49 से कम है, दैट इज ऑप्शन 1। देयरफॉर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1। अच्छा, यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे अगर पूछे ना, जैसे कि मैं आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थोड़ा दे रहा हूँ,
अगर कोई भी पॉइंट में, ये कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे अगर एंगल थीटा बना रहा है तो एम जी तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन एम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे लग जाएगा, राइट, एम ओमेगा स्क्वायर आर ऐसे लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर का कंपोनेंट निकालेंगे इस तरफ। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा, तो इधर आएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। तो यहाँ पे जो वेट फील होगा वो होगा एम जी माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा। इतना कोई भी जगह पे उसको ऐसा फील होगा, इतना वेट, अगर वो अर्थ के कोई भी टाइम पे पोल और इक्वेटर के बीच में है तो। क्लियर है पूरा? ये पोल पे कैसे लिखते हैं, इक्वेटर में कैसे लिखते हैं, उसके बारे में कहानी। क्लियर है? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। इफ द डी वेगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन आर इक्वल, मतलब डी लेमडा ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू लेमडा ऑफ प्रोटॉन, है ना, लेमडा ऑफ प्रोटॉन। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, एच बाई पी, है ना, एच बाई पी ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू एच बाई पी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, दिस इंप्लाइज एच बाई एम क्या है ना, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, दिस विल बी एच बाई मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, एच बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है 4u इंटू वी ऑफ अल्फा इक्वल टू एच बाई प्रोटॉन का 1u, एक यूनिट, क्योंकि अल्फा के अंदर सॉरी He2 प्लस हो जाता है ना, तो He2 और 4 होता है, तो इसका मास है 4 प्रोटॉन्स के बराबर, है ना। और प्रोटॉन्स का तो सिंपल प्रोटॉन का अगर 1u ले लिए तो इसका कितना हो जाएगा 4u, तो इसीलिए 4u, ये 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। तो देयरफॉर एच तो कैंसिल हो गया, हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, मतलब वी अल्फा बाई वी पी चाहिए, तो इसको इधर 1/4। सो 1/4 इज द रेशियो, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इस बार का बहुत ज्यादा इजी पेपर आया, आप देख सकते हो, इतना आसान से मतलब मस्त प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रहे हैं बहुत आसान तरीके से, है ना। इसीलिए पेपर आसान ही आ रहा है और आसान भी आएगा आगे जाके, आप पढ़ाई करते रहो। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ए लाइट सोर्स एमिटिंग लाइट and if we change light from violet to red, then fringes become dark, separation between two consecutive fringes decreases, intensity। पहली बात है, if we change lambda, if we change wavelength is lambda, है ना, if we change wavelength that is lambda, no effect on intensity, इससे no effect on intensity, मतलब इससे इंटेंसिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेम्बडा चेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, इन सब से इंटेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड, एक्चुअली इंटेंसिटी इज रिलेटेड टू एम्पलीट्यूड। अगर कभी भी हम एम्पलीट्यूड चेंज करते हैं, पावर सोर्स अलग अलग सोर्स ले लेते हैं, तब इंटेंसिटी अलग होगा, वरना लेम्बडा चेंज कर दो, फ्रीक्वेंसी चेंज कर दो, इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए ये जो दोनों थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये तो नहीं होने वाले, बिकॉज इंटेंसिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। अब किस में फर्क पड़ेगा, फ्रिंजेस बिकम डार्क, ऐसा ये कौन सा लॉजिक हुआ, है ना, वरना देख लेते हैं। बीटा फ्रिंज स्पेसिंग जिसको बोलते हैं, या फिर फ्रिंज विड्थ बोलते हैं हम लोग जिसको, फ्रिंज विड्थ क्या बोलते हैं, बीटा इज लेम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, राइट, ये होता है YDSE से बीटा का वैल्यू। तो अगर लेम्बडा ऑफ वायोलेट इज लेस देन लेम्बडा ऑफ रेड, राइट, हम क्या कर रहे हैं, वायोलेट से रेड कर दे रहे हैं, तो वायोलेट से रेड कर दिया तो लेम्बडा इंक्रीज हो गया, देयरफॉर बीटा फॉर वायोलेट विल बी लेस देन बीटा फॉर रेड। दैट मीन्स व्हाट, द सेपरेशन, इफ वी चेंज द लाइट फ्रॉम वायोलेटेड टू रेड, दैट मीन्स वी आर चेंजिंग लेम्बडा, देन देयर विल बी चेंज इन फ्रिंज विड्थ, राइट। Therefore, the separation between two consecutive fringes will increase if we change from violet to red, or decrease if we change from red to violet। समझ में आ गया? तो जो भी है इस तरह का कुछ आंसर होगा, शायद इसमें कुछ ऑप्शंस गलत है ना, बट ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 2 होना चाहिए। बट आई थिंक ये डिक्रीज नहीं, ये इंक्रीज होना चाहिए, है ना, इंक्रीज होना चाहिए। ऑप्शन थोड़ा गलत है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो ऐसे होता है, ठीक है। बट आपको मैं कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा था कि वेवलेंथ से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज करने से इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हमें इंटेंसिटी के बारे में सोचना है भी नहीं। हमें सोचना किसके बारे में, फ्रिंज स्पेसिंग। जब भी वेवलेंथ चेंज करो तो फ्रिंज स्पेसिंग चेंज होता है,
क्योंकि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, तो जब लैम्बडा चेंज करो तो बीटा भी चेंज हो जाता है उसी से। क्लियर है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, वेव ऑप्टिक्स का था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्या दिया है, स्विच एस इज क्लोज एट टी इक्वल टू 0, फाइंड द करंट गिवन बाय बैटरी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, है ना। ये क्वेश्चन एक्चुअली में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे हम लोग, क्योंकि इसमें इंडक्टर्स भी है, रेजिस्टर्स भी है, तो हमें नॉलेज होना पड़ेगा कि ये कैपेसिटर के जैसे स्विचिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, इंडक्टर के भी वैसे स्विचिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम समझेंगे कि कैसे करते हैं। ठीक है, तो जो मेन कॉन्सेप्ट आपको जानना है, ये खाली यहाँ पे नहीं, आपको कैपेसिटर का भी क्वेश्चन सॉल्व करने में जरूरत पड़ता है। क्या ना, एट टी इक्वल टू 0, एट टी इक्वल टू 0 मतलब जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, जस्ट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड, स्विच इज क्लोज्ड। तो इन केस ऑफ कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर होता है तो हम लोग क्या करते हैं उसको ना, हम उसको रिप्लेस करते हैं बाई वायर, रिप्लेस बाई कंडक्टिंग वायर, रिप्लेस बाई कंडक्टिंग वायर जस्ट आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड। लेकिन अगर इंडक्टर होता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं ना, वी ट्रीट इट एज ओपन सर्किट, वी ट्रीट इट एज ओपन सर्किट। सिमिलरली एट t equals to infinity, मतलब आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद, स्विच को क्लोज करने के बहुत टाइम बाद जो कैपेसिटर होता है, दैट एक्ट्स एज ओपन सर्किट, एंड इंडक्टर को हम लोग क्या करते हैं ना, इंडक्टर को हम लोग कंडक्टिंग वायर से रिप्लेस करते हैं। समझ में आ गया बच्चों? ये आपको कॉन्सेप्ट जो है याद रखना है। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू नीड टू रिमेंबर। अगर आप ये क्वेश्चन को 1 मिनट में चुटकी में सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, है ना। कॉन्सेप्ट ये है कि कैपेसिटर में क्या करेंगे, स्विचिंग करना हो तो, मतलब कभी आरसी सर्किट, एलआर सर्किट कंसिडर करेंगे तो ऐसे ही करना है हमें, है ना। ये सब आरसी और एलआर सर्किट के लिए काम करते हैं, आरसी सर्किट और एलआर सर्किट, है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अच्छा, अब बात यह है कि इस केस में तो सर इंडक्टर है, अगर इंडक्टर है तो हम क्या करेंगे, देखो सर्किट डायग्राम बनाते हैं, स्विच बन गया, स्विच क्लोज हो गया तो ये ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे एक रेजिस्टर, यहाँ पे इंडक्टर को ओपन सर्किट, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर, है ना, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टर, फिर इंडक्टर को ओपन सर्किट बना दिए, और उसके बाद यहाँ पे बैटरी लगा देंगे 9 वोल्ट का, है ना, और नीचे एक रेजिस्टर लगा देंगे 2 ओम का। दिस इज द कहानी। तो देखो अब ये तो ओपन है, ये भी ओपन है, मतलब ये सब रहना ना रहना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ हमारा ये 2 ओम और ये 2 ओम ही बचा, और ये 9 वोल्ट का है। तो जो करंट फ्लो होगा इसमें आई, दैट विल बी 9 बाई टोटल इक्विवेलेंट 4, तो 9 बाई 4 कितना आ जाएगा, 2.25 एम्पियर। सो पहला ऑप्शन जो है 2.25 एम्पियर, दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो सॉलिड कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो मैं आपको बता दिया। क्लियर है बच्चों? तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें जो हम लोग क्वेश्चन से सीखते हैं, तो अगर आप जेईई मेंस के क्वेश्चन कर रहे हो हर साल के, तो डेफिनेटली आप आगे जाके बहुत सारे क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सीख जाएंगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना हमेशा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, और आपको करना भी चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। ये कौन से चैप्टर से आता है? दिस इज फ्रॉम चैप्टर एसएचएम, है ना, एसएचएम चैप्टर से आता है, या ओसिलेशन जो भी बोलो आप लोग, कोई ओसिलेशन बोलते हैं, कोई एसएचएम बोलते हैं उस चैप्टर को। ये उस चैप्टर का क्वेश्चन है। अच्छा, इसमें भी एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें भी एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, अगर आप इसको स्मार्ट मेथड में यूज करना चाहते हो तो। स्मार्ट कॉन्सेप्ट क्या? स्मार्ट कॉन्सेप्ट ध्यान से समझते हैं। स्मार्ट कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई ऐसे स्प्रिंग रखा हुआ है, मतलब ऐसा ब्लॉक है था, यहां पे हम लोग एक स्प्रिंग लगाते K1 और यहाँ पे एक स्प्रिंग लगाते K2, तो इनको मैं रिप्लेस कर सकता हूं K इक्विवेलेंट। कैसे ना, इन दोनों को पैरेलल ट्रीट करूंगा। कैसे ट्रीट करते हैं हम इसको? पैरेलल। तो K इक्विवेलेंट आ जाएगा 1 बाई K1 नहीं,
ये तो पैरेलल में है ना, पैरेलल में थोड़ा उल्टा चलता है। पैरेलल में क्या चलता है, पैरेलल में K1 प्लस K2, तो इक्विवेलेंट हो जाएगा K1 प्लस K2। मतलब इस क्वेश्चन में फॉर दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम गिवन है हमें, इस सिस्टम का भी K इक्विवेलेंट हो जाएगा K प्लस K, दैट इज 2K, है ना। ये हो जाएगा इसका हमारा मतलब गिवन हो गया हम लोगों को कि दिस इज गोइंग टू बी 2K इज गोइंग टू बी दी K इक्विवेलेंट। अच्छा, ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में टाइम पीरियड और ओमेगा जो होते हैं, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स। मतलब मैं अगर इस वाला सिस्टम के लिए और इस वाले सिस्टम के लिए टाइम पीरियड कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट फोर्स आ गया है सिर्फ, और कुछ नहीं। इसमें क्या है ना, इसमें एक कांस्टेंट फोर्स है, वो कांस्टेंट फोर्स का नाम क्या है, नीचे लग रहा होगा, दैट इज mg cos थीटा, सॉरी mg sin थीटा, है ना, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस वाले सिस्टम में, मतलब उससे हमारा फ्रीक्वेंसी या ओमेगा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर इसका मुझे कोई ओमेगा पूछता तो मैं इसका ओमेगा बोलता, इसका ओमेगा रूट ओवर K इक्विवेलेंट बाई M, मैं ऐसा बोलता। तो देयरफॉर मेरा यहाँ पे भी जो ओमेगा होगा वो क्या हो जाएगा, रूट ओवर K इक्विवेलेंट बाई M, दैट इज रूट ओवर 2K बाई M ओमेगा। लेकिन मुझे तो फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो ओमेगा और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है, 2 पाई F इक्वल टू रूट ओवर 2K बाई M, देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर 2K बाई M। अगर आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट याद हैं कि कैसे हम लोग साइड लगे तो उसको पैरेलल ट्रीट करते हैं, और कैसे हम लोग कांस्टेंट फोर्स को इग्नोर कर देते हैं, वो उसका टाइम पीरियड और ओमेगा वही हो जाता है जो नॉर्मल कोई सीधा रखा हुआ ब्लॉक का भी होता। तो ये क्वेश्चन को आप ऐसे स्मार्ट मेथड में सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर उसको डिस्प्लेस करके नॉर्मल जो टाइम पीरियड निकालने का मेथड सिखाया जाता है, अगर आप वो मेथड फॉलो करेंगे तो इट इज गोइंग टू टेक ए लॉट ऑफ टाइम, बट अगर आप ऐसे दिमाग लगा दिए तो इट इज गोइंग टू बी सॉल्व्ड इन ए सिंगल मिनट। क्लियर है बच्चों, इसीलिए इंपोर्टेंट होता है आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखना। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following transitions in hydrogen like atom of the frequency of emitted photon will be maximum। यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजिशन दिए हैं, मैं देख सकता हूँ 1 2 3 4 सब दिए हुए हैं। चलिए ड्रॉ करते हैं हम लोग। पहले ये मान लेते हैं दिस इज द फर्स्ट लेवल, दैट इज n इक्वल्स टू 1। अच्छा, उसके बाद वाला लेवल मान लेते हैं यहाँ पे, दैट इज n इक्वल्स टू 2, दिस इज n इक्वल्स टू 2। उसके बाद ऊपर और ऊपर यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज n इक्वल्स टू 3, और उसके बाद और ऊपर हम मान लेते हैं दिस इज n इक्वल्स टू 4, एंड उसके और ऊपर हम लोग मान लेते हैं n इक्वल्स टू 5। ये आप देख पा रहे होगे कि मैं जो लाइंस ड्रॉ किया हूं, लेबल्स ड्रॉ किया हूं, उनके बीच में गैप में कम करते गया हूं, है ना। और ऐसा होता भी है, अगर आप याद करो तो इसका होता है कितना, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके ऊपर चले जाओ तो मुझे याद है बहुत कम होते जाता है, आप पता है Z² करना है। बट दिस एनर्जी गैप डिक्रीज करता है, याद रखना है आपको, एनर्जी गैप डिक्रीज करता है एज n इंक्रीजेस। जैसे ही हम ज्यादा हायर एनर्जी लेवल्स पे जाने का सोचेंगे, वैसे वैसे एनर्जी का जो गैप है दो लेवल्स के बीच में वो कम होने लगेगा। तो यहाँ पे भी कम होने लग रहा है। तो ट्रांजिशन देखते हैं। पहला ट्रांजिशन दिया है हमारा कहां से, N2 से N1, मतलब ये वाला ट्रांजिशन दिया है 1। उसके बाद 4 to 3, 4, दिस इज n इक्वल्स टू 4, दिस इज n इक्वल्स टू 5, 4 to 3 मतलब ये वाला दिया है हमारा सेकेंड ट्रांजिशन। 5 to 4 ये तो बहुत छोटा सा है, और 3 to 2 मतलब ये, इतने ट्रांजिशंस दिए हैं।
तो देयरफॉर पहला जो ट्रांजिशन है दैट इज n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1, दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू मैक्सिमम एनर्जी गैप, maximum energy gap. Therefore h into frequency equals to change, मतलब एनर्जी गैप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक आएगा वो उसका एनर्जी गैप जितना डेल्टा ई है उतना एनर्जी रिलीज करेगा, दैट विल बी रिलीज एज द फोटोन. तो देयरफॉर डेल्टा ई अगर मैक्सिमम हुआ तो फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम. देयरफॉर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी एमिटेड बाय the transition n equal to 2 to n equals to 1, because this corresponds to the maximum energy gap and the proton comes out with the same energy gap that is present between the two orbits that it is making transition. क्लियर है बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे आसान क्वेश्चन मैं कभी देखा भी नहीं था. ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है कुछ कुछ, लेकिन फिर भी आसान क्वेश्चन. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी एक टिपिकल क्वेश्चन है. टिपिकल इन द सेंस जनरली जो सारे क्वेश्चंस क्लास में टीचर्स करवाते हैं बच्चों को, जनरली करवाते हैं हमेशा, ये उसका उसी के जैसा एक क्वेश्चन है ना. क्या बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड एट सेपरेशन 2d. मतलब हम 2 इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और इनके बीच में जो सेपरेशन दिया है वो सेपरेशन कितना दिया है, 2d है ना. यहाँ पे एक ई रखा हूं माइनस ई, यहाँ पे भी एक माइनस ई, 2. एट द मिडल ऑफ दिस 2 प्रोटॉन्स ए प्रोटॉन इज फ्री टू ओसिलेट. मतलब इनके बीच में एक प्रोटॉन रखा हुआ है, फ्री टू ओसिलेट. प्रोटॉन का चार्ज भी ई है, प्रोटॉन है बट इसका चार्ज भी ई के बराबर ही है. मास ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉन सब दिया हुआ है. नाउ द प्रोटॉन इज साइडली डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर जॉइनिंग. मतलब ये वो लाइन है जिसके अलोंग, ये वो लाइन है जिसके अलोंग प्रोटॉन को डिस्प्लेस करा गया. मान लो कि प्रोटॉन को इतना डिस्प्लेस मैंने करा दिया x, है ना, कितना डिस्प्लेस करा है x. तो क्या होगा ना, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा और इसके वजह से भी इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा. तो यह दोनों क्या करेंगे ना, दिस 2 फोर्सेस विल ब्रिंग इट बैक. समझ रहे हो, ऐसे लग रहे हैं फोर्स, तो इट विल ब्रिंग इट बैक टू इट्स पोजीशन, फिर ये ओसिलेट करेगा, है ना. तो देख लेते हैं हम लोग, अगर मान लेते हैं कि जैसे कि ये वाला एंगल को मान लेते हैं थीटा, तो इसको भी मान लेते हैं थीटा. तो इस एफ का जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एफ साइन थीटा, और इसका जो इधर कंपोनेंट आएगा दैट विल बी एफ साइन थीटा. दे विल कैंसल आउट. तो बचा क्या फिर नीचे, इसका भी cos थीटा, इसका भी cos थीटा. दैट इज therefore the net force acting is f cos theta plus f cos theta, that is 2f cos theta. अच्छा, f का वैल्यू लिखते हैं. f ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं r, और r का वैल्यू क्या आएगा, रूट ओवर ये d और ये x, रूट ओवर डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना r का वैल्यू. तो 2 इंटू f का वैल्यू क्या आएगा, दोनों के बीच में e और e, तो 2 इंटू ई स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ये देखो थीटा, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस. तो कॉस थीटा इज अगेन, कॉस थीटा इज एक्स बाई आर, दैट इज एक्स बाई आर. सो इट इज गोइंग टू बी 2 ई स्क्वायर एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, दैट इज 2 ई स्क्वायर एक्स बाई 4 pi epsilon naught r cube is r is d square plus x square, so it will be d square plus x square whole to the power 3 by 2. बट हम लोग क्या करेंगे ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे, है ना. इट इज सेइंग इट इज डिस्प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन बाय स्मॉल स्लाइटली डिस्प्लेस्ड. मतलब x is small, that is x is very लेस देन d. तो देयरफॉर जो डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर. तो देयरफॉर मेरा फोर्स का वैल्यू क्या आ गया, फोर्स का वैल्यू आ गया 2 ई स्क्वायर एक्स बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यूब. ये आ गया फोर्स का वैल्यू. तो अगर ये फोर्स हो गया मतलब दिस इज के, दिस टर्म इज के मल्टीप्लाइड बाई एक्स. तो देयरफॉर हमारा जो ओमेगा आएगा, देयरफॉर ओमेगा विल बी
रूट ओवर के बाई एम, दैट इज 2e स्क्वायर, ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी क्यू, है ना। ई स्क्वायर बाई, ये 2 तो नहीं रहेगा, अरे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, इट विल बी ई स्क्वायर के, दैट इज ई स्क्वायर बाई 2 पाई epsilon naught dq into m. This is going to be the omega, because this becomes k and omega is simply k by m. So e square by 2 pi epsilon naught dq into m naught. So पहला ऑप्शन जो है that is going to be the correct answer for this question. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है, जिसको हम लोग जनरली यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, फाइंड आउट करने के लिए हाउ द प्रोटॉन, और इसका उल्टा क्वेश्चंस भी होते हैं, बट दिस इज ए टिपिकल क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। यस, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ सॉफ्ट आयरन दैट इज ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर हम एक सॉफ्ट आयरन को लेकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा। हमेशा याद रखें, कोई भी अगर हम मटेरियल देखें, चाहे वो पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक हो, तो उसके अंदर ऐसे डोमेन्स होता है सब, है ना। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन्स बोलते हैं, जो डोमेन्स की रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड। और जब ये सब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, ये सब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, बट जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो सारे के सारे डोमेन जो हैं वो थोड़े थोड़े श्रिंक कर जाते हैं, कोई कोई अपना साइज अपने हिसाब से चेंज कर लेता है, जो भी करते हैं साइज तो चेंज होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे जो डोमेन के डायरेक्शंस हैं, सारे जो डोमेन है वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाते हैं। मतलब जब भी हम एक्सटर्नल, और ये कितना ओरिएंट होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कौन सा है। जैसे कि ये फेरोमैग्नेटिक है, तो फेरोमैग्नेटिक में सबसे बढ़िया होता है ना। इसका मतलब जब भी मैं कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दूंगा, तो वो क्या करेगा ना, सारे अपने डोमेन को अलाइन कर देगा, ओरिएंटेशन कर देगा, और उनका साइज भी चेंज कर देगा। ठीक है, तो साइज ऑफ द डोमेन विल चेंज एंड ओरिएंटेशन विल आल्सो चेंज, इज द मोर अप्रोप्रिएट आंसर। ये सब एक्चुअली अप्रोप्रिएट क्यों नहीं है, दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट, है ना। यू कैन से कि दिस आंसर इज ए मोर अप्रोप्रिएट आंसर, दिस इज द मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि ओरिएंटेशन चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ इसी ऑप्शन में बताया गया, बाकी किसी ऑप्शन में बताया नहीं गया। देयरफॉर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट था नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए ट्रैवलिंग वेव, ये तो मतलब चिंदी वाला क्वेश्चन हो गया, है ना। हमेशा याद रखें, ये बहुत इजी, ट्रैवलिंग वेव या प्रोग्रेसिव वेव जिसको बोलते हैं, ट्रैवलिंग वेव और प्रोग्रेसिव वेव एक ही चीज है। कोई भी प्रोग्रेसिव वेव को पहचानने का तरीका वैसे तो अलग है कि उसका डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, है ना। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैं भूल गया हूं, समथिंग लाइक डेल स्क्वायर वाई बाई डेल एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू के टाइम्स डेल स्क्वायर वाई बाई डेल टी स्क्वायर, ऐसे को सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, तो वो कहलाएगा प्रोग्रेसिव वेव, है ना। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। इसको जो जो सेटिस्फाई करेगा, इसको अगर सेटिस्फाई करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रैवलिंग या फिर प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा, थोड़ी बैठ के एक एक को करोगे मतलब प्राण निकल जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब समझ रहे, मर जाओगे आधे में, कि हर एक को थोड़ी बैठ के ये इक्वेशन में डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, डेल वाई बाई डेल टी निकालो, उसको 2 बार डिफरेंस, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। इसीलिए सिंपल इक्वेशन है कि हमें पता है कभी भी अगर हम लोगों को प्रोग्रेसिव वेव चाहिए, सिंपल सी बात है, प्रोग्रेसिव वेव चाहिए तो क्या होना चाहिए ना, दैट शुड बी ए फंक्शन ऑफ एक्स प्लस, सॉरी नॉट एक्स, सॉरी
that has to be a function of that has to be a function of हाँ t प्लस माइनस एक्स बाई भी, इस वाले फॉर्म में हमें दिखना चाहिए एक्चुअली हमेशा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टार मार्क करके लिख दो कि इट शुड नॉट एवर अटेन, इट शुड नेवर अटेन इंफिनिटी वैल्यू, इसका वैल्यू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर कभी इंफिनिटी हो गया ना, अगर मान लो कि जैसे ये लास्ट वाला देखो, फोर्थ ऑप्शन वाला, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, फोर्थ ऑप्शन वाला, इसमें ये टी और एक्स के फॉर्म में है, मतलब ये सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये जो e टू द पावर माइनस एक्स दिख रहा है ना, ये y का वैल्यू को क्या कर देगा, इंफिनिटी कर देगा, कैन बी इंफिनिटी, इसका इंफिनिटी होने की पॉसिबिलिटी है, ये फंक्शन को इंफिनिटी कर देगा। तो ये वाला कभी भी हमारा वेव इक्वेशन नहीं है। बाकी ये सब तो टी अलग एक्स अलग दिए हैं, मतलब ये सब तो वैसे भी नहीं, ऑप्शन 1 ही होना चाहिए। और वैसे भी आपको देख के पता चल रहा होगा कि जो स्टैंडर्ड वेव होते हैं, जो वेव का कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेव का इक्वेशन का, वो इसी तरह से कुछ दिखता है, इसलिए ये सिंपल वेव है। बाकी थ्योरी आपको चाहिए तो ये उसका थ्योरी है कि कोई भी प्रोग्रेसिव वेव उसको कहेंगे जो कि इस एसएचएम को सैटिस्फाई, सॉरी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा। क्लियर है मेरी बात? बाकी कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको बता दिया कि ये लिखना चाहिए और ये लिखना चाहिए, दो चीज। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, चलो। ओके, हियर इज अनदर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स, दिस इज फ्रॉम थर्मोडायनामिक्स। ओके, कैसे कैसे दिया है देख लेते हैं। हमारे कितने प्रोसेस दिया है, ए बी बी सी सी डी। अच्छा, पहले तो ए बी कैसा प्रोसेस बोला है, ए बी बोला है आइसोथर्मल। कैसा प्रोसेस बोला है, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो फॉर्मूला होता है nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल, ये होता है वर्क डन बाई आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर B2C कैसा प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो B2C हो गया मेरा आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब इसका चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, देयरफॉर वर्क डन भी इसका क्या होगा, जीरो होगा आइसोकोरिक में। उसके बाद आता है C2A, C2A इज एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन क्या होता है, या तो P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल बाई 1 माइनस गामा, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर आपको वर्क डन के फॉर्मूले याद नहीं है, मैं देख चुका हूं शिफ्ट 1 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था, शिफ्ट 2 में फिर से और एक ऐसा क्वेश्चन आया। मतलब ये तो तय हो गया कि वर्क डन के बारे में पूछा जाता है भाई साहब, बहुत ढंग से पूछा जाता है ना, किसके बारे में, वर्क डन के बारे में। इसका मतलब ये कि हमें वर्क डन के सारे जितने भी प्रोसेस है, सारे प्रोसेस के वर्क डन के फॉर्मूले हमें याद रहना चाहिए। पॉलीप्रोटिक प्रोसेस का भी पूछा था, आएगा आगे देखना, पता चल जाएगा। तो ये फॉर्मूलेस है, तो हमारे इस केस के लिए हम लोग लिख लेते हैं फॉर्मूले क्या है उसमें। तो देयरफॉर जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या होगा, लिख लेते हैं। पहले आइसोथर्मल का लिख लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो पता नहीं, या 1 मोल बोला है, 1 मोल मतलब 1 इंटू R इंटू टेम्परेचर T, उसके बाद ln V फाइनल, V फाइनल B पे, V फाइनल इज 2B, A पे V इनिशियल इज V, सो इट इज 2B बाई V। ये हो गया आइसोथर्मल वाला, प्लस 0 आइसोकोरिक का, प्लस एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में फाइनल वॉल्यूम जो है वो है P और V, और इनिशियल वाला जो है वो है 2B एंड P बाई 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा P फाइनल V फाइनल, P फाइनल V फाइनल मतलब P ए V है, दैट इज P इंटू V माइनस P इनिशियल V इनिशियल C पे P इनिशियल P बाई 4 इंटू 2V बाई 1 माइनस गामा इज 1 माइनस गामा, राइट। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा RT ln 2, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से नीचे जाके प्लस हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा PV माइनस PV बाई 2 इज PV बाई 2, सो माइनस PV बाई 2 इंटू गामा माइनस 1। मैं इसको उल्टा कर दिया, देख रहे हो, इसीलिए यहाँ पे माइनस डाला, क्योंकि मुझे आंसर उसी हिसाब से लिखना है।
तो देयरफॉर मेरा फाइनल वर्क डन क्या आया, टोटल वर्क डन आया RT ln 2 माइनस पीवी को मैं क्या लिख सकता हूं फिर से 1 इंटू R इंटू टी NRT है ना, डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। तो RT को कॉमन ले लो, क्या बचा इधर ln 2 माइनस 1 बाई 2 आया था क्या नीचे, हाँ 2 एक आया था, सॉरी यहाँ पे 2 आया था 2, तो 1 बाई 2 इंटू गामा माइनस 1। दिस इज गोइंग टू बी दी total work done and the correct answer, that is RT ln 2 1 minus 2 by 1 minus gamma। क्लियर है बच्चों? तो ये सारे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे और उसके लिए आपको वर्क डन का फॉर्मूला पूरा याद रहना पड़ेगा, क्योंकि बिना वर्क डन के फॉर्मूले के आप ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये क्या, जितने भी वर्क डन के क्वेश्चन आते हैं आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है बच्चों? तो इसी तरह से आपको सारे क्या क्या याद रखना है वो आपको समझना पड़ेगा टाइम के साथ। जेई के पेपर देख देख के आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे कर रहे हैं। क्लियर है पूरा? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैचेस। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको याद होगा तभी आप लिख सकते हैं, कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। क्या बोलता है, सबसे पहला है एक्सरे, है ना। एक्सरे हम क्या, किसके वजह से प्रोडक्शन होते हैं, ऑप्शंस देखें तो एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, है ना। इंटर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की वजह से एक्सरे प्रोड्यूस होता है, तो ए इज मैच्ड विथ 1। उसके बाद आया गामा। गामा रेज आर प्रोड्यूस्ड इन रेडियो एक्टिविटी, सो गामा बी इज रिलेटेड टू 3, दैट इज गामा इज प्रोड्यूस्ड इन रेडियो एक्टिविटी। Radio waves are used for rapid acceleration and deceleration of electrons in areals। मतलब हम लोग इसको कम ट्रांजिशन, कम दूर के लिए भेजते हैं रेडियो वेव्स को, which इन एरियल्स, एक एरिया में ही सेंड करते हैं, एंड these are due to the rapid acceleration and deceleration of electrons। Microwaves, this is used in microwave, that is a magnetron। मैग्नेट्रॉन मीन्स दे प्रोड्यूस हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स, क्योंकि हमें कुक करना रहता है। तो सिंपल मैच हो गया, ए का 1, बी का 3, सी का 6 और डी का 5, मतलब बी, है ना। ये मैच हो गया मेरा करेक्ट मैच। ये पूरा का पूरा थ्योरी एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक चीज कुछ है भी नहीं, है ना। वरना अच्छा कॉन्सेप्ट होता तो मैं डेफिनेटली आपको बताता। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है और एनसीईआरटी से डायरेक्ट पूछा गया सवाल आप बोल सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इजी एंड दिस इज कंप्लीटली एरर। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एरर एनालिसिस, ऑलराइट। एरर एनालिसिस, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में क्या बोल रहा है ना, टाइम पीरियड दिया हुआ है, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 पाई √L by G, राइट। परसेंटेज एरर इन G व्हेन T is measured कितना आया 1.95 सेकेंड एंड L आ गया हमारा 1 मीटर, राइट, 1 मीटर। गिवन लीस्ट काउंट ऑफ L, इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 1 mm। इसका मतलब इसमें मिनिमम एरर कितना आएगा, इसमें जो एरर आएगा इसमें एरर मिनिमम कितना आ सकता है 1 mm आ सकता है ना। और इसमें जो लिस्ट काउंट है इट इज, इसमें जो लिस्ट काउंट है इसका लिस्ट काउंट है 10 मिली सेकेंड, राइट, 10 मिली सेकेंड। मिली सेकेंड मतलब 10 to the power -3 सेकेंड, और इसमें 1 mm मतलब 10 to the power -3 मीटर, राइट। ऐसा है, ये लिस्ट काउंट दिया हुआ है। और हमेशा याद रखें जब भी आपको क्वेश्चन में एरर ना दे तो जो लिस्ट काउंट होता है वो ही हमारा क्या होता है, दैट इज द एरर एसोसिएटेड विद द क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोगों को लिस्ट काउंट दिया है 10 to the power -3 सेकेंड और यहाँ पे दिया है 10 to the power -3 मीटर, ऐसे दिया हुआ। चलो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज एरर इन जी। तो पहले तो इधर स्क्वायर कर दो, इधर 2 पाई कर दो, इधर 2 पाई नहीं, ये 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा और L by G आ जाएगा। तो देयरफॉर G का वैल्यू क्या हो गया 4 पाई स्क्वायर L by T स्क्वायर। तो देयरफॉर मुझे अगर परसेंटेज एरर इन जी चाहिए
या फिर रिलेटिव एरर इन चाहिए तो दैट विल बी परसेंटेज एरर इन एल प्लस 2 इंटू परसेंटेज एरर इन टी। और मैं कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी, है ना। मैं ऐसे लिख सकता हूं, यही एरर का कॉम्बिनेशन का यही रूल है कि जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई होते हैं और पावर भी रहता है तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करके। अब सबका वैल्यू तो हमें पता है, डाल देते हैं। देयरफॉर डेल्टा जी हमें चाहिए डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू आएगा, जी का वैल्यू कितना आएगा, वैल्यू पुट करके, दैट इज 4 इंटू पाई स्क्वायर इंटू एल, एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मीटर बाई टी स्क्वायर इज गिवन 1.95, है ना। ये आ गया जी का वैल्यू। और इधर हमारा दिया हुआ है डेल्टा जी बाई जी, दैट इज 4 पाई स्क्वायर बाई 1.95, इसका स्क्वायर होना चाहिए स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर। डेल्टा जी बाई जी इक्वल्स टू डेल्टा एल, एरर इन एल इज 10 टू द पावर -3 बाई एल इज 1 प्लस, इसमें एरर कितना है टाइम में 2 इंटू टी, मतलब 2 इंटू डेल्टा टी कितना है 10 टू द पावर -3 बाई, उसमें वैल्यू कितना दिया है 1.95। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा, डेल्टा जी का वैल्यू आएगा, एंड दैट विल कम आउट टू बी 2.2%। ऑलराइट, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी ऑप्शन 1, दैट इज 2.2%। कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं तो मजा है, फटाक से आंसर आएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं। क्लियर है, एरर का सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। इन एन एक्सरे ट्यूब एक्सपेरिमेंट एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इज गिवन बाई, ओके, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज गिवन है हमें, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज याद करो। अगर कभी भी एक्सेलरेटिंग वोल्टेज गिवन हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, उसका एनर्जी हो जाएगा E इंटू भी, दैट इज E इंटू 1.24 इंटू 10 टू द पावर 6, क्योंकि मेगा वोल्ट दिया हुआ है ना, इतना जूल आएगा। लेकिन अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो 1.24 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि जितना वोल्ट को इलेक्ट्रॉन छोड़ोगे वो उतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बन जाता है। एंड एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है ना, hc बाई लेमड़ा, दिस इंप्लाइज लेमड़ा इक्वल्स टू क्या आएगा ना, hc बाई 1.24 इंटू 10 टू द पावर 6, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना हो तो याद करें, ये जो hc होता है ना, इस hc का वैल्यू एक आता है कितना 12400, 124 3 लिख दिया, 12400 आता है hc का वैल्यू, राइट। तो हमें भी hc का वैल्यू मिल चुका है और hc का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं। अभी कितना आ जाएगा 1240, अगर नैनोमीटर में पुट करना है तो, एंड 12400 अगर हमें इसमें पुट करना है तो एंगस्ट्रॉम में, तो 1240 आया। तो लिख देते हैं 1240 बाई 1.24 इंटू 10 टू द पावर -6। तो ये तो 1.24 है लेकिन 1240 है, तो इसमें 2 और एक 3, तो इसमें 3 आ जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, ये नैनोमीटर में आने के लिए। तो लेम्बडा का वैल्यू क्या आ गया 10 टू द पावर -3 नैनोमीटर, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने वाले बात था भी नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आसरसन रीजनिंग क्वेश्चन दिया है, ए ट्रांजिस्टर कैन बी मेड, स्टेटमेंट 1, यूजिंग 2 PN डायोड कनेक्टेड इन सीरीज। नहीं, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। हम डायोड को सीरीज में कनेक्ट करके कभी भी ट्रांजिस्टर फॉर्मेशन नहीं कर सकते। ट्रांजिस्टर के लिए प्रॉपर सैंडविच बनाना पड़ता है, ऐसे एक P लेके उसमें N का डोपिंग करवाना पड़ता है, या तो एक N लेके उसमें P का डोपिंग करवाना पड़ता है। दिस कैन बी डन ओनली बाई डोपिंग, ओनली बाई डोपिंग, है ना, ओनली डोप करके ही कर सकते हैं, बाकी डायोड को कनेक्शन करके कभी कर नहीं सकते। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। सेकेंड बीटा, बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, चेंज इन कलेक्टर करंट बाई चेंज इन बेस करंट, है ना।
चेंज इन कलेक्टर करंट बाय चेंज इन बेस करंट, ये डीसी वोल्टेज गेन। अगर बीटा पूछे तो उसको हम लोग आईसी बाई आईबी भी लिख सकते हैं, है ना। तो पहला स्टेटमेंट तो रॉन्ग है बट सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रू, दैट इज सेकेंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान आसान से सवाल आए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following curve represents relation between velocity and displacement of a particle performing SHM। आपको बता दूं SHM का जो इक्वेशन होता है ये SHM चैप्टर से आया है ना, और फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी। मतलब आपको ग्राफ का नॉलेज होना पड़ेगा, है ना। कैसे ग्राफ का नॉलेज होना पड़ेगा, हमें पता है कि v और x के बीच में क्या रिलेशन होता है SHM में, दैट इज v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन इसको देख के ग्राफ क्या होगा उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, हम लगा नहीं सकते अंदाजा। तो क्या करो, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको। क्या करते हैं, रीअरेंज। कैसे रीअरेंज करेंगे ना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई इधर ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई इधर भी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1, which is the equation of a ellipse। This is the equation of a ellipse। वो भी कैसा वाला एलिप्स, जिसका y में वेलोसिटी है तो मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। ये जो वैल्यू होगा सेमी मेजर एक्सिस का ये होगा a ओमेगा, और ये जो सेमी माइनर एक्सिस होगा वो होगा a। दिस इज द एलिप्स, और यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे x। सो v और x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और उस ग्राफ का जो शेप है उस शेप को हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा शेप है बोल के, दैट शेप इज द एलिप्स। सो द करेक्ट आंसर इज एलिप्स। क्लियर है, बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। Which of the following is most appropriate regarding Bohr's model, right? Which of the मतलब बोर्स मॉडल में ये इससे अच्छा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है, और है ना। लेकिन आपको सारे फॉर्मूले उसके लिए याद होने पड़ेंगे कि कौन सा फॉर्मूला रेडियस के लिए, वेलोसिटी के लिए, फिर हम लोग एक एक लिखेंगे और उससे कंपेयर कर देंगे क्या होता है। ठीक है बच्चों, है ना। तो सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए कि क्या होते हैं, और उसी हिसाब से हम सारे फॉर्मूले लिखेंगे भी कि क्या क्या होते हैं। यहाँ पे मैं गलत लिखा हूँ, इसको भूल जाओ आप लोग। हमें क्या क्या याद रहना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो जो रेडियस होता है, रेडियस दैट इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाई जेड। जो स्पीड होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। देयरफॉर एक एक, पहला ऑप्शन तो करेक्ट दे दिया है ऑलरेडी, स्पीड इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। उसके बाद बी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगा, फ्रीक्वेंसी निकलेगा हमारा 1 बाई टाइम पीरियड, और 1 बाई टाइम पीरियड मतलब 1 बाई 2 पाई आर बाई भी, सॉरी आर बाई भी, 2 पाई आर बाई भी। देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा v बाई 2 पाई आर, मतलब v बाई आर वाला कॉन्सेप्ट है ना, प्रोपोर्शनल टू v बाई आर। तो v बाई आर मतलब v इज प्रोपोर्शनल टू हाउ मच, z बाई n बाई it is n square by z। so frequency depends on z square by n cube। लेकिन यहाँ पे तो z क्यूब दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, z क्यूब, तो ये तो नहीं होगा। दिस z क्यूब इज गिवन z क्यूब, तो देयरफॉर दिस इज रॉन्ग। उसके बाद कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली जो भी कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। मतलब कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो एम वी स्क्वायर मतलब जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई आर। आर इज व्हाट, आर इज अगेन एन स्क्वायर बाई जेड। सो इट इज गोइंग टू बी जेड क्यूब बाई एन टू द पावर 4। सो दिस इज करेक्ट, ऑब्वियसली दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। उसके बाद आया डी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, the formula for kinetic energy is simple, half mv square, right? half mv square. So v square is directly proportional to z by n, so kinetic energy is proportional to z square by n square. So ये थर्ड ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट।
तो ए सी डी आर द थ्री ऑप्शंस दैट आर करेक्ट. सो ए सी डी आर द थ्री ऑप्शन. आपको इतनी चीजें याद रखना चाहिए और फ्रीक्वेंसी से निकालना आना चाहिए, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बीवेट का आंसर निकालते रहो. क्लियर है? बहुत आसान क्वेश्चन था. आगे बढ़ते हैं. मेमोरी बेस्ड बोल सकते हो आप. आगे बढ़ते हैं. अगेन दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन. दिस इज एन एनसीईआरटी क्वेश्चन, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन. डायरेक्टली मैं बोल रहा हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन. इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली ना वी ट्राई टू मेक ए गॉसियन सरफेस. हम लोग क्या करते हैं ना, इसको एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस बना देते हैं. ऐसे देखो, ऐसे 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 ज्वाइन कर दो, है ना. ये क्या बन गया, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस. देयरफॉर टोटल फ्लक्स जो भी आएगा, टोटल फ्लक्स थ्रो द क्यूब, थ्रो द क्यूब, क्यूब के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना आएगा, चार्ज एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट. चार्ज एनक्लोज्ड कितना, 12 कूलम, 12 माइक्रो कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट. ये फ्लक्स थ्रू टोटल क्यूब. और क्यूब में कितने फेस होते हैं, क्यूब में 6 फेस होते हैं टोटल, 6, आगे पीछे ऊपर नीचे साइड साइड, है ना. मतलब देयरफॉर फ्लक्स थ्रो 6 फेसेस इक्वल टू 12 माइक्रो कूलम बाई एप्सिलॉन नॉट. देयरफॉर फ्लक्स थ्रो ईच फेस, फ्लक्स थ्रो वन फेस दैट आर सिमिलर, सारे सिमिलर फेस है, वो आ जाएगा 12 बाई एप्सिलॉन नॉट 6 एप्सिलॉन नॉट माइक्रो कूलम. दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू. एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू देखो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो 1 बाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9. तो हम लोग पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी 2 बाई दिस इंटू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, राइट. तो ये आसपास आ जाएगा हमारा कितना, ये आ जाएगा 4.9 इंटू 4 36, 36 इंटू 2 9.9 इंटू 4 36 इंटू 2 इज 72 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो 10 टू द पावर माइनस 3 तो ऑलरेडी है ही वहां पे, हमें इसका वैल्यू लिखना है 72 पाई का. तो 72 इंटू 3.14, राइट. कितना आ जाएगा देख लो, 8 2 2 2 3 की 6 7 7 28 8 2 7 7 2 9 7 3 की 21 ऐड कर दो, 8 8 2 10 और ये 5 और ये 2 1 21508 2 डाल दो तो 215. तो ये आ गया मेरा कितना ना 215.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. दिस मच फ्लक्स विल बी एसोसिएटेड विद द सिंपल स्क्वायर फेस जो कि नीचे गिवन है ना, सिंपल स्क्वायर फेस. ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ये 12 cm 12 cm ये सब फर्जी में दिया हुआ है, और ये जो हाइट दिया है 6 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग है क्योंकि अगर एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर हुआ तो हम जब पूरा क्यूब बनाएंगे वो पूरा सेंटर में आएगा. समझ रहे हो? आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रॉड ऑफ लेंथ 2.4 मीटर एंड मास 6 kg इज बेंड टू फॉर्म ए रेगुलर हेक्सागन. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस इट्स सेंटर. मतलब एक हेक्सागन बनाया गया, राइट. एक हेक्सागन बनाते हैं ऐसे, रेगुलर हेक्सागन. रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसके सारे साइड क्या होंगे, इक्वल, राइट. रेगुलर हेक्सागन मतलब जिसके सारे साइड इक्वल होंगे, ऐसे बना दिया गया. और ये हमारा एक्सिस है, इसी के थ्रू पास कर रहा है हमारा एक्सिस, इसके थ्रू, है ना. टोटल लेंथ कितना दिया है 2.4 मीटर. मतलब एक एक का जो लेंथ होगा वो आ जाएगा 0.4 मीटर, राइट. और मास जो है एक एक का वो कितना आएगा, टोटल 6 kg, तो एक एक का मास आएगा 1 kg. ठीक है. मैं क्या करता हूं ना, ये जो सारे के सारे हैं वो तो सिमेट्रिकली मतलब लाई कर रहे हैं ना, सिमेट्रिकली लाई कर रहे हैं. इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू 6 टाइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच रॉड. एक एक रॉड का निकाल देता हूं, उसको 6 में मल्टीप्लाई कर देता हूं क्योंकि सारे तो सिमेट्रिकली लाई कर रहे हैं. अच्छा, एक का कैसा आएगा, देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ईच रॉड इक्वल्स टू, देखो पहले इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख देते हैं और फिर ये डिस्टेंस लिख देते हैं. ये डिस्टेंस कितना होगा, ये अगर L होता है तो ये भी दोनों कितने होते हैं, L और L.
तो अगर कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये एल बाई टू, तो ये जो आएगा ये आएगा रूट ओवर एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई 4, दैट इज √3 L बाई 2। तो ये जो डिस्टेंस आया तो कितना हो गया, ml स्क्वायर बाई 12, दैट इज अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, प्लस md स्क्वायर दैट इज दिस इज d सपोज, और वो d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया कितना हमारा √3 L बाई 2। तो डाल देते हैं, इट विल बी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस m इंटू √3 L बाई 2 का होल स्क्वायर, सो इट विल बी 3 L स्क्वायर बाई 4। तो कितना बन गया नीचे 12 को इस साइड ले आओ, 12 1 ml स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 1 10 ml स्क्वायर, राइट। सबका वैल्यू डाल देते हैं, तो ये तो हो जाएगा 5/6 इंटू एम का वैल्यू है 1 इंटू एल का वैल्यू है 0.4, मतलब 0.4 का स्क्वायर इज 0.16, राइट, 0.16। तो ये आ जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 5 इंटू 0.16, इट इज गोइंग टू बी 0.8। तो 0.8 बाई 6, 0.8/6, दिस मच kg मीटर स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आप इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हो 0.8 इंटू 6 में। ये मैं कौन सा थ्योरम यूज किया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज किया मैंने। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करके m सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस md स्क्वायर, तो आ गया आंसर। इसी तरह से आप निकाल सकते हो आराम से। क्लियर है बच्चों, ये एक एक का आया, ठीक है। लेकिन मुझे जो चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल का। तो टोटल का क्या करूंगा, 6 इंटू 0.8/6, तो आंसर कितना आएगा 0.8। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी 0.8। यहाँ पे आंसर पहले से लिखा हुआ है, दिस इज द आंसर, राइट, 0.8 kg मीटर स्क्वायर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ मास रेशियो 1:2, मतलब m1 एक ऑब्जेक्ट है, m2 एक ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का मास का रेशियो दिया 1:2। Their kinetic energy ratio, kinetic energy of 1 plus kinetic energy of 2 equals to A:1. Their momentums are same, P1 equal to P2. We know kinetic energy का एक फॉर्मूला होता है P²/2m। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज P, दोनों तो इक्वल है, P1 P2 P है, तो P²/2m1 is to P²/2m2 equals to A:1। तो P² तो कैंसल हो गया, 1/2m is to 1/2m2। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2m2/2m1 इक्वल्स टू A:1। 2 कैंसल और m1 is to 1 to 2, तो ये क्या हो गया, देयरफॉर 2:1 इक्वल्स टू A:1, सो A इक्वल्स टू 2। सो द करेक्ट आंसर इज A इक्वल्स टू 2 फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल फॉर्मूला के बेस्ड पे क्वेश्चन था, ज्यादा कोई डिफिकल्ट था भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आ गया हमारा अच्छा सा है जो कि हमारा बीट से रिलेटेड है, साउंड वेव्स का, साउंड वेव्स टॉपिक का बीट, सॉरी साउंड वेव चैप्टर का बीट टॉपिक से रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, सो द क्वेश्चन इज two cars A and B both are moving towards each other with speed of 7.2 km/h. Source A produces a sound of frequency 676 Hz. Find the beat frequency heard by the person sitting in car A. Okay, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है, राइट। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा समझते हैं पहले क्या बोल रहा है ना। यहाँ पे कोई एक कार है A और यहाँ पे कोई एक कार है B, राइट। ये दोनों क्या कर रहे हैं ना, ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, मतलब इसका भी वेलोसिटी इधर है कितना 7.2 km/h और इसका भी वेलोसिटी इधर है 7.2 km/h। पहले तो मैं V को कन्वर्ट कर देता हूँ 7.2 इंटू 5/18, तो 18 इंटू 0.4 इंटू 5, 0.4 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 0.4 इंटू 5 5 कोडिए 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। 7.2 5 8 0.4 0.4 इंटू 5, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड। इतने से दोनों भाग रहे हैं, इधर उधर इधर, ये A और B। यहां से साउंड प्रोड्यूस किया,
साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए, राइट, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए। अगर साउंड ए प्रोड्यूस किया कितने का, फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी ये 676 हर्ट्ज किया, मतलब कार में जो बैठा होगा, एक कार में जो आदमी बैठा होगा उसको उसका फ्रीक्वेंसी उतना ही तो सुनाई देगा, उसके लिए वो खुद थोड़ी मूव कर रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं बोलूं कि फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड बाय पर्सन इन कार ए, कार ए के अंदर जो पर्सन होगा वो यही सीखेगा, एफ ए मान लेते हैं 676 हर्ट्ज, यही सुनेगा वो, है कि नहीं, यही फ्रीक्वेंसी सुनेगा। और एक फ्रीक्वेंसी सुनेगा कौन सा ना, ए से जो साउंड निकला, साउंड फ्रॉम ए, साउंड फ्रॉम ए गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बी एंड heard by A, heard by person in A। ये तो अगर फ्रीक्वेंसी B ऑब्जर्व करता है तो कितना ऑब्जर्व करता है, डॉपलर इफेक्ट लगाते हैं। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है ना, V प्लस यू बाई V माइनस यू होल इनटू फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल। B इतना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा, B प्लस यू बाई V माइनस यू। B क्या है यहाँ पे, B है हमारा स्पीड ऑफ साउंड, और u क्या है हमारा, u इज द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ये कौन कर रहा है, दिस इज द फ्रीक्वेंसी दैट b विल ऑब्जर्व, बट हमें b का नहीं निकालना है, हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय a आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम b, मतलब f डैश a। f डैश a क्या है, दिस इज फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व बाय a आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम b। मेरा कहने का मतलब वो है, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा अगेन v प्लस यू बाई v माइनस यू, सॉरी v प्लस यू बाई v माइनस यू होल इनटू फ्रीक्वेंसी दैट इज कमिंग फ्रॉम b, और जो कि ऑलरेडी इतना है तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर f डैश a इक्वल टू v प्लस यू का होल स्क्वायर बाई v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए, राइट, जो कि गिवन है। देयरफॉर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीट, देयरफॉर बीट इक्वल्स टू एफ डैश ए माइनस एफ ए। एफ डैश ए कितना ऑब्जर्व बाद में किया और पहले कितना फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व कर रहा था। चलो कैलकुलेट हम लोग करके देख लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना आता है, अगले एक स्लाइड में बताता हूँ, जस्ट ए मिनट। हाँ, कैसे आएगा मुझे नहीं पता, कैसे आएगा, देखते हैं, ऐसे कर देते हैं, मान लो ये है ना, तो हमारा क्या आया, देयरफॉर एफ डैश ए माइनस एफ ए, एफ डैश ए का वैल्यू v प्लस यू का होल स्क्वायर बाई v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना गिवन था हम लोगों को देख लेते हैं। एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना गिवन था, एफ ऑफ ए का वैल्यू हमें गिवन था, जस्ट ए मिनट, एफ ऑफ ए का वैल्यू 676, राइट, 676 लिख लेते हैं। कहाँ गया, कौन से में लिख रहा था मैं, इसमें, यस, एफ ए दिया है 676 हर्ट्ज, राइट। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसको कॉमन निकाल देते हैं 676 को, दैट इज एफ ए, तो इधर बचेगा v प्लस यू का होल स्क्वायर बाई v माइनस यू का होल स्क्वायर माइनस 1, राइट। सॉल्व करो, 676 सॉल्व, इसको v प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस b माइनस यू का होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा 4uv बाई नीचे आ जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू 676। यहाँ पे v का वैल्यू कितना है, स्पीड ऑफ लाइट 300, कितना गिवन है हम लोगों को स्पीड ऑफ लाइट, 300 इंटू 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है, 340 मीटर पर सेकेंड, और u का वैल्यू है हमारा 2 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हो कि u इज वेरी वेरी लेस देन v,
तो अगर मैं v में से u को माइनस भी कर दूं तो भी वो अप्रोक्सीमेटली किसका वैल्यू आ जाएगा, v का। पुट करते हैं, दिस इज इक्वल टू 676 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 340 बाई नीचे v माइनस यू के बदले अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकता हूं मैं, v का स्क्वायर, राइट, v का स्क्वायर। तो 340 का होल स्क्वायर, एक 340 कैंसिल हो गया, 676 इंटू 8 बाई 340, इसका आंसर आ जाएगा कितना, अप्रोक्सीमेटली 16 हर्ट्ज। अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 16 हर्ट्ज, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 16 हर्ट्ज। सो दिस इज योर आंसर, 16 हर्ट्ज इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो है वो कितना है, इसका आंसर 16 हर्ट्ज। दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी, राइट, दिस इज द बीट फ्रीक्वेंसी। और ये क्वेश्चन को मैं टफ बोलूंगा बिकॉज ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, जिसमें हमें डॉपलर इफेक्ट लगाना पड़ता है, वो भी दो बार। एक ए खुद का सुन रहा है, फिर ए गया बी के पास, तो बी सुना और बी से रिफ्लेक्ट होके जो आया उसको फिर से ए सुना, राइट। तो ए को दो सुनाई दिया, खुद का प्रोड्यूस करने वाला और जो रिफ्लेक्ट होके आया वो वाला। तो इन दोनों को माइनस करके हम लोग बीट फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं। समझ में आ गया, यही हमारा फॉर्मूला था और इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकाल दी। क्लियर है बच्चों, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। ये अगले क्वेश्चन, ऑन अप्लाइंग फोर्स टू ए रॉड along its length the rod gets elongated। ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है बच्चों, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम इलास्टिसिटी चैप्टर, या फिर वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोल सकते हो तुम लोग, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, उस चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, एक रॉड है, पहले तो रॉड बना देते हैं, एक रॉड है, रॉड फिक्स्ड है, रॉड का जब एक फोर्स लगाते हैं द रॉड इलेंगेटेड बाई 0.4 मीटर, मतलब लेट लेंथ इक्वल टू एल, लेट लेंथ इक्वल टू एल और एरिया इक्वल टू ए, ठीक है, लेंथ एल और एरिया ए, और चेंज इन लेंथ डेल्टा एल कितना हुआ, डेल्टा एल है 0.04 मीटर, दैट इज द चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ, ऑलराइट, चेंज इन एल, डेल्टा एल। और हम फोर्स को लेट एफ मान लेते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, एफ बाई ए स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉड्यूलस इनटू डेल्टा एल बाई एल। दिस यंग्स मॉड्यूलस इज द प्रॉपर्टी, वाई इज द यंग्स मॉड्यूलस, और ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल, डायमेंशन में डिपेंड नहीं करता है, छोटा लेंथ ले जाओ बड़ा रह जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो वाई फिक्स्ड रहेगा। अब मैं एफ अप्लाई किया, ये हो गया, है ना, दिस इंप्लाइज वाई का वैल्यू क्या आया, एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल का वैल्यू क्या दिया, 0.04, राइट, ये वाई का वैल्यू आया। ये केस 1 है, ये पहले ऐसे कहानी चल रहा था, बट बाद में केस 2 आ गया। क्या केस 2 आ गया ना, नाउ द लेंथ ऑफ द रॉड इज डबल्ड, मतलब अभी जो लेंथ है वो क्या हो गया, 2L, डायमीटर इज ऑल्सो डबल्ड, डायमीटर डबल कर दी, तो डायमीटर डबल कर दिए तो रेडियस डबल हो गया, रेडियस डबल हो गया तो पाई आर स्क्वायर करेंगे तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हमारा हो जाएगा 4 टाइम्स, क्यों, बिकॉज डायमीटर डबल तो रेडियस डबल तो एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 टाइम्स, इसीलिए एरिया 4 हो गया, है ना। लेकिन हम लोग सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स इज सेम, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एफ बाई 4A इक्वल टू वही वाला y इंटू डेल्टा एल डैश बाई एल डैश। एल डैश का वैल्यू कितना है 2L, तो डायरेक्टली 2L लिख देता हूं, ठीक है। तो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो, एल कैंसल, ए कैंसल, एफ कैंसल, तो क्या लिखेंगे, दिस इंप्लाइज एफ बाई 4A इक्वल्स टू एफ एल बाई ए इंटू 0.04 इंटू डेल्टा एल डैश बाई 2L, सारा कैंसिल करते हैं, एफ कैंसल, एल कैंसल, ए कैंसल, इधर बच्चा 4, इधर बच्चा 0.04 इंटू 2, और तो कितना हो गया 0.08, तो देयरफॉर डेल्टा एल डैश इक्वल्स टू 0.08 बाई 4, है ना, 0.08 बाई 4,
दैट इज 0.02 मीटर, और हमें क्या दिया है 0.02 मतलब 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर, दैट इज द न्यू चेंज इन लेंथ। तो देयरफॉर हमारा x का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इट इज आस्किंग 2 समथिंग इंटू 10⁻², तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 मीटर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत आसान था, फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट्स ऑल। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देयर इज ए सिलिंड्रिकल वायर, एक वायर है जिसका रेडियस दिया हुआ है हमें 0.5 mm एंड कंडक्टेंस इज 5 इंटू 10⁻, मतलब सिग्मा दिया है कंडक्टेंस 5 इंटू 10⁻7 ओम मीटर इनवर्स। पोटेंशियल ग्रेडियंट, आपको मैं बता दूं, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको नहीं पता, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है dV/dx, और यही तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताता है, और इसका वैल्यू क्या गिवन है हमें 10 मिली वोल्ट पर मीटर, दैट मीन्स 10 इंटू 10⁻³ वोल्ट पर मीटर, इतना दिया है हमारा किसका वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, राइट। आर दे दिया है, रेडियस, और क्या पूछा है ना, फाइंड दी करंट, द करंट थ्रू, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द करंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, वी विल यूज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या बोलता है, J = सिग्मा इंटू ई, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर। J क्या होता है, I/E एरिया इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। क्या सिग्मा गिवन है, सिग्मा गिवन है कितना 5 इंटू 10⁻7, ई गिवन है 10 इंटू 10⁻³ इधर I/एरिया, एरिया कितना हो जाएगा पाई इंटू r², और रेडियस 0.5 mm दिया है, तो 0.5 इंटू 10⁻³ इसका होल स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज I का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 50 इंटू यहाँ से जाएगा जो भी 50 कर देता हूँ, और ये 7 - 3 4, तो 50 इंटू 10⁻⁻4 सॉरी +4, और इधर से जाएगा इंटू 0.5 का 0.25 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पाई, ये आएगा हमारा आंसर। इसको सॉल्व करते हैं, देख लो क्या आएगा 0.25 इंटू 50, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 5, मतलब 2.5 इंटू 5 इज 2.5 इंटू 5 इज 12.5, राइट, 12.5 इंटू 10⁻² इंटू पाई, इतना एम्पियर आया हमारा आई का वैल्यू। तो इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखते हैं, एक्स क्यूब मतलब इसको अगर मैं 0.125 कर देता हूं तो इधर क्या बचेगा 10⁻, ये माइनस क्या है हो जाएगा माइनस, सॉरी 125 कर देता हूं ना, मैं इतना क्यों 125 ही कर देता हूं, 125 कर देता हूं, इसको कर देता हूं 125 इंटू 10⁻³ पाई, इतना एम्पियर। दिस इज नथिंग बट 5 क्यूब इंटू 10⁻³ इंटू पाई, दैट इज इक्वल्स टू 5 क्यूब इंटू पाई मिली एम्पियर। सो देयरफॉर इसको अगर कंपेयर किया जाए एक्स क्यूब इंटू पाई में, तो देयरफॉर एक्स का वैल्यू क्या आएगा 5। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5, एक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारा 5। सिंपल फॉर्मूला था J = सिग्मा ई, और वहां पे थोड़ा सा यूनिट का लोचा था, हमें करना पड़ा, दैट्स ऑल। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए LCR सर्किट एट रिजोनेंस पावर कंजम्पशन ऑफ द सर्किट इज 60 वाट, है ना, रिजोनेंस में, एट रिजोनेंस पावर कंज्यूमिंग इज 60 वाट, राइट, 60 वाट 60 जूल पर सेकेंड, और इफ द वोल्टेज सोर्स हैज ए फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा दिया है रेडियन पर सेकेंड, मतलब ओमेगा दिया है 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज आर, राइट, ओके। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पावर गिवन है सिंपल, और क्या गिवन है ओमेगा गिवन है, और क्या फाइंड आउट करना है हमें आर फाइंड आउट करना है। तो जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना होता है वो ये है कि जब भी रिजोनेंस होता है, रिजोनेंस का मतलब क्या है, एट रिजोनेंस
एक्सएल इक्वल टू एक्ससी हो जाता है। इसका मतलब जो भी जेड बचता है वो जेड का वैल्यू क्या हो जाता है, जेड बिकम्स आर। मतलब इट बिहेव्स एज ए प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो ये जैसे बिहेव करता, ये रिजोनेंस में वैसे ही बिहेव करता है। देयरफॉर हम पी का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूं, वी स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पे वी का वैल्यू भी दिया हुआ है, वी का वैल्यू दिया 120 वोल्ट, राइट। तो देयरफॉर पावर इक्वल टू 6 इक्वल्स टू 120 का स्क्वायर बाई आर। सो दिस इंप्लाइज आर कितना आ जाएगा, 120 का स्क्वायर बाई 16, दैट इज 14400 बाई 16। तो 16 9 जा 00, 900 ohm. 900 ohm is the correct answer for this question. Therefore, the resistance is going to be 900 ohm. It was a very easy question and simple formula based question. You need to just remember कि ऐसे सर्किट में रिजोनेंस में क्या होता है। That's all. क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a gas is at RMS speed of 200 meter per second at 27 degree. At 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 273 प्लस 27 कितना हो गया, 300 केल्विन। और VRMS का फॉर्मूला क्या होता है, √3RT बाई m0। अगर टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना चाहता हूं तो ऐसा आएगा, m0 इज द मॉलिक्यूलर मास, तो डाल दो √3 इंटू R इंटू T का वैल्यू 300 बाई m0 इक्वल्स टू VRMS, दैट इज 200 इज गिवन, राइट। ये हमें ऐसा एक इक्वेशन मिला। क्या पूछ रहा है, RMS स्पीड इज x बाई √3, टेम्परेचर हो गया 2127 डिग्री सेल्सियस। तो देयरफॉर VRMS का वैल्यू क्या लिखूंगा, VRMS का वैल्यू लिखूंगा मैं √3R 127, मतलब 273 प्लस 127, ये आ जाएगा मेरा 400 केल्विन। तो इंटू 400 बाई m0, और यहां से हम लोग m0 निकाल सकते हैं, स्क्वायर कर दो। तो 200 का स्क्वायर या नीचे डिवाइड कर दो ना, दिस इंप्लाइज m0 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3R इंटू 300 बाई 200 का स्क्वायर, पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज VRMS विल बी इक्वल्स टू √3 इंटू R इंटू 400 बाई नीचे 3 इंटू R इंटू 300, राइट, बाई 200 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा m0 का वैल्यू, मैंने m0 का वैल्यू पुट कर दिया। तो देखो 3 कैंसल, R कैंसल, ऊपर क्या चला गया, दिस बिकम्स, ऊपर ऐसे चला गया √200 का स्क्वायर इंटू 4 बाई 3। इसको सॉल्व करें तो नीचे √3 रह जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा 200 का स्क्वायर, तो 200 4 का स्क्वायर रूट मतलब 2, 200 इंटू 2 इंटू 400 बाई √3, और इसको किसके साथ कंपेयर करना है, x बाई √3। तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 400। सो द वैल्यू ऑफ x इज 400। यहां पे मैं आपको बता दूं, एज फार एज VRMS cannot be commented according to pressure। प्रेशर के हिसाब से हम VRMS को कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर चेंज होने से डेंसिटी भी चेंज हो जाता है। दो इसका फॉर्मूला है VRMS इक्वल टू √3P बाई रो, बट P और रो दोनों का वेरिएशन पता होगा तभी पता होगा, इसलिए हम हमेशा टेम्परेचर के साथ कंपेयर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाए और अच्छा आंसर आ जाए। क्लियर है बच्चों? तो ये सिंपल सी बात थी इस क्वेश्चन के बारे में, और इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन खत्म होते हैं। जेईई मेंस के इस सेशन के सारे क्वेश्चंस हमारे खत्म होते हैं इसी के साथ। तो आज हम यहाँ का डिस्कशन को इसी में रख देते हैं वापस। आई होप कि आप सारे डिस्कशन देख रहे हैं, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल लाइक नहीं किए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, सो दैट आगे के भी सारे के सारे जेईई मेंस के पेपर जो भी होने वाले हैं, सारे के सारे पेपर्स में सॉल्यूशंस अपलोड यहाँ पे कर दिया जाएगा। एंड आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। और हमारा जेईई का जो सीरीज चल रहा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो भी पूरे लेक्चर्स अपलोड होने वाले हैं, वो हो रहे हैं अभी एक्चुअली। तो आप सारे वीडियोस को देखिए और एंजॉय करिए, और एग्जाम की प्रिपरेशन करना ना भूले।
अभी भी टाइम है, 2-3 शिफ्ट और बाकी हैं जेई के, तो आप सारे एग्जाम के लिए डेफिनेटली तैयारी करिए और तब तक आप घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।